हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड सारथी। मेरा नाम लावण्या है एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। आज हम क्या कवर करने वाले हैं? बेसिकली यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक बॉडी है जो कई एग्जाम कंडक्ट कराती है। हमें लगता है कि यूपीएससी सिर्फ सिविल सर्विसेज कंडक्ट कराती है, बट ऐसा है नहीं। सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, बहुत एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। और जब क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, है ना, प्रीलिम्स के, तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैटर्न शो करते हैं कि जो यूपीएससी सीएससी में क्वेश्चंस आएंगे वो कहीं ना कहीं उन टॉपिक से उठेंगे जिससे सीडीएस में उस साल सवाल आ चुका है या पिछले साल आ चुका है, सीएपीएफ में आ चुका है। तो ये ट्रेंड देखा गया है। तो हमने क्या सोचा है, हम क्या करेंगे कि सीडीएस के 2022, 23 और ये जो रिलेटेड एग्जामिनेशंस हैं, इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चंस कवर करा देंगे। तो आपके पीवाईक्यूज भी हो जाएंगे और आपका रिविजन भी हो जाएगा। सो ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। नोट्स वगैरह मत बनाना, इसको एक रिवीजन लेक्चर की तरह देखो। अगर आपको कुछ करना ही है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक बार नोट डाउन कर लो कि क्या क्या टॉपिक पूछा गया है और उसके बाद वो टॉपिक जरूर रिवाइज कर लो। दैट्स ऑल यू कैन डू। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब तो जो लोग प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। जो लोग अगले अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आसपास के लोगों को देख रहे हैं कि कोई आपके जानने वाला प्रिपेयर कर रहा है, तो एक फाउंडेशन के लिए, एक एक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए, आपकी जर्नी को, यूपीएससी जर्नी को शुरू करने के लिए या एक्सिलरेट करने के लिए, वी हैव आवर आत्मनिर्भर 2024 का बैच। अब इसमें क्या है, इट इज आवर फुल फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स से मेरा मतलब है कि आपको 0 से एन तक की जर्नी को कवर कराने के लिए दिस कोर्स विल हेल्प यू। तो इसमें थ्योरी होगा, इसमें पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स की, मेंस की। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीजें कवर होंगी। 500 से ज्यादा घंटे की क्लासेस हैं प्रीलिम्स के लिए। डाउट रिजोल्यूशन सेशंस हैं, इसका मतलब कि फैकल्टी जो है उस सब्जेक्ट की वो खुद ही डाउट्स रिजॉल्व करेंगे, है ना। जैसे पॉलिटी का है तो मैं पॉलिटी के डाउट्स रिजॉल्व करूंगी। लाइव आंसर राइटिंग सेशन होंगे 40 से ज्यादा, जिसमें लाइव हम जूम कॉल पे जो बैठ के है, आप लोग आंसर्स लिखोगे लाइव टाइमर के साथ, ठीक है। देन आर्ट ऑफ सॉल्विंग प्रीलिम्स पेपर, लॉजिकल गेसिंग वगैरह। सीसैट फाउंडेशन आपका पूरा इसमें कवर्ड है। 200 प्लस क्लासेस फॉर मेंस कंटेंट। तो प्रीलिम्स जब आपने पूरा क्लियर कर लिया है, मतलब इन द सेंस कि सारा आपको बेसिक्स आ गए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एवरीथिंग, उसके बाद जो आपको मेंस के आंसर लिखने के लिए जो मटेरियल चाहिए और जो तरीके चाहिए वो आपको इन 200 घंटों में पढ़ाए जाएंगे। फिर मेंटोरशिप सेशन है रेगुलर बेसिस पे। मेंटोरशिप सेशन फैकल्टी के साथ भी होता है और क्लियर्ड एस्पिरेंट्स, मतलब क्लियर ऑफिसर्स जो रिसेंटली बने हैं, उनके साथ भी आपका होता है। वीकली शेड्यूल मिलेगा, असाइनमेंट्स मिलेंगे, उसके डिस्कशंस भी होंगे, पीवाईक्यू डिस्कशंस होंगे मेंस और प्रीलिम्स के, एंड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड है। तो ये सारा कुछ आपको हम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे दे रहे हैं। वी आर गिविंग इट टू यू इन 16,999 रुपीज, एंड इफ यू यूज दिस कोड LAV10 तो आपको इस पे 10% ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यू कैन फर्दर गेट अ 10% ऑफ एंड काफी अफोर्डेबल पड़ जाएगा आपको। आपकी जर्नी जो है वो सॉर्ट हो जाएगी इफ यू आर विलिंग फॉर इट। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। चलो, so which one of the following statements is not correct with regard to genetically modified organisms? मैं चाहती हूं आप साथ साथ में सॉल्व करते रहो। I'll keep reading. In this technique, a gene from one organism is isolated and transferred to the cell of another organism. This technique has applications only in plants. Genes for insect resistance may spread from crop plants to wild plants. To produce a transgenic animal, the novel genes are inserted at very early stage of development. Not correct पूछा है। Genetically modified जो टेक्नोलॉजी होती है, क्रॉप्स होते हैं, तो GM जीन्स को तो आप एनिमल्स में भी मॉडिफाई कर ही सकते हो ना। सो ऐसा नहीं है कि ओनली इन प्लांट से एप्लीकेबल है। सो इसका आंसर आपका बी हो गया, ठीक है। बी इज द आंसर। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स देखो, एनिमल को भी आप कर सकते हो, प्लांट को कर सकते हो, वायरस को कर सकते हो, बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई आप कर सकते हो। इजी क्वेश्चन था। ओके, which one of the following statements is true with regard to a greenhouse? The shorter wavelength infrared radiations from the sun can enter into the greenhouse, while longer wavelength infrared radiations from the ground and the plants inside the greenhouse cannot pass back थ्रू द ग्लास। तो ऐसे ही एक काम करते हैं, जो बहुत लंबे ऑप्शन है उनको रीड नहीं करेंगे। टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड लुक फॉर द आंसर। अब इसमें क्या है, आपको ग्रीन हाउस का हमेशा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट क्या है? ये अपना अर्थ का लेयर है,
इसके ऊपर गैसेस की लेयर है जिसे हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। सन से क्या आती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है जो कि यूवी रेडिएशन होती है, तो वो यहां से ग्रीन हाउस को पार कर जाती है, अर्थ के सरफेस पे आई, उसके बाद यहां से रिफ्लेक्ट हो गई इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड लॉन्ग वेव रेडिएशन, और ये इंफ्रारेड ग्रीन हाउस में ट्रैप हो जाता है, ये बाहर जा नहीं पाता है, ठीक है। और इसीलिए जब ग्रीन हाउस गैसेस बहुत बढ़ जाती हैं तो हीट रिटेंशन कैपेसिटी अर्थ की बहुत बढ़ जाती है, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। सो द शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन, नहीं ये भी सही नहीं है क्योंकि इंफ्रारेड तो सन से आता ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड फ्रॉम द सन कैन एंटर इनटू द ग्रीन हाउस, तो यहां पे हाँ इसका आंसर इसका ए ही है। शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशंस फ्रॉम द सन कैन एंटर इनटू द ग्रीन हाउस व्हाइल लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशंस फ्रॉम द ग्राउंड एंड द प्लांट्स इनसाइड द ग्रीन हाउस कैन नॉट पास बैक थ्रू द ग्लास। तो यहाँ पे आपका शॉर्टर वेवलेंथ यूवी अगर लिखा होता तो ज्यादा इजी होता है इसको चूज करना, बट यहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड लिखा गया है तो थोड़ा सा ये ट्रिकी हो गया, प्लस इतने लंबे लंबे ऑप्शंस हैं। पर याद रखना कि ग्रीन हाउस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये देखो ये शॉर्ट वेव रेडिएशन है और सन से आ रही है, और अर्थ से क्या रिफ्लेक्ट हो रही है, लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैस बढ़ेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एवरीथिंग, उतना ज्यादा रिटेंशन होगा, उतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ओके ये इजी क्वेश्चन है। ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टारलाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट, कंटिन्यूअस चेंज इन द पोजीशन ऑफ द स्टार, या फिर ऑसिलेशन ऑफ स्टारलाइट। तो आपको सिंपली ये पता है, ये क्लास 6 से ही आपको पता है कि ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है ना। तारे क्यों चमकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अप डाउन हो रहे हैं लाइट में, दे आर रिफ्रैक्टिंग। इसका आंसर बी है। ये देखो स्टार इज अ लाइट एमिटिंग बॉडी, तो यहाँ पे आपका स्टार है एंड ये लाइट आ रही है स्ट्रेट लाइन में, एटमॉस्फेयर के साथ इंटरैक्ट किया, डस्ट पार्टिकल्स हैं, एवरीथिंग, मीडियम बदला, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा एंड इट विल कीप ऑन चेंजिंग एंड हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देगा, ठीक है। सो यहाँ पे रिफ्रैक्शन इज द आंसर, रिफ्लेक्शन नहीं है। Which one of the following statements about biogas is not correct? Not correct पूछ रहा है, ठीक है। Mainly composed of methane gas, non-renewable source of energy, formed by the decomposition of cow dung in the absence of oxygen, burns without smoke and leaves no residue। अब देखो आपको बायोगैस सुन के लगेगा कि बिल्कुल विदाउट स्मोक और नो रेजिड्यू कैसे ये बर्न कर सकता है, पर ये एक फैक्ट है कि जो बायोगैस है उसको हेल्दी फ्यूल हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो बिना स्मोक के ही बर्न करता है और कोई रेजिड्यू भी नहीं छोड़ता। तो वेस्ट की प्रॉब्लम भी सॉल्व, पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व, एंड इट इज ऑफ कोर्स अ रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। बायो वेस्ट जो है वो तो आप कितना भी जनरेट कर ही सकते हो ना। सो नॉट करेक्ट पूछा है, आंसर आपका बी है, ठीक है। ये देख लो आप, दिस इज बायोगैस, आपका ये स्लरी है जो वेस्ट मटेरियल है आपका, एंड यहां से आप वेस्ट मटेरियल डालते हो इसमें, यहाँ पे ये प्रोसेस होता है एंड दिस इज फ्रॉम वेयर द गैस विल कम आउट, ठीक है जी। चलिए Which one of the following is the main reason of acid rains? यूपीएससी 2022 में पूछा गया ये, पहले सीडीएस 2022 में पूछ लिया इन्होंने और उसके बाद यूपीएससी में भी पूछा, ठीक है। तो एसिड रेन का क्या कारण है, डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन रेन, डिसोल्यूशन ऑफ मिनरल्स इन रेन, डिसोल्यूशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन रेन, या डिसोल्यूशन ऑफ सॉइल सोल्यूशन इन रेन। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर ऑक्साइड्स की वजह से हमारा एसिड रेन बनता है। वेरी इजी क्वेश्चन, ए इज द आंसर, ठीक है जी। चलिए yeast which is used to make bread belongs to the group what? Protista, fungi, Monera, Protozoa। तो ये बेसिक साइंस एंड टेक का है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, फंजाई इज द आंसर। और यूपीएससी में 2 सवाल पूछे गए थे फंजाई से रिलेटेड, एक तो पूछा गया था एंट एंड फंजाई का जो रिलेशनशिप पूछा गया था, और एक गुची मशरूम के बारे में पूछा गया था। तो देखो खुद सोचो ना यार, एक ही बॉडी है, वही अलग अलग पेपर बना रही है, तो कहीं ना कहीं तो सिमिलैरिटी आएगी ना। तो इसके बाद 2023 का भी पेपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक, जो भी हुआ है। सो यीस्ट क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, members of the fungus kingdom. The first yeast originated hundreds of millions of years ago. At least 1500 species are currently recognized, estimated to constitute 1% of all described fungal species। तो कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है yeast का, but it has 1% of all fungus on this planet। Which one of the following climate types
is best suited to describe the climate of western fringe of Rajasthan. AMW, AW, BW, HW, CWG. तो ये एनसीईआरटी से लिया गया है. यूपीएससी में ये सवाल इतना एक्सपेक्टेड नहीं है. सी आंसर है इसका, BW, HW. यहाँ पे देख लो जरा, ये एक बार मैप देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पे फुल फॉर्म्स लिखी गई हैं और यहाँ पे टाइप्स लिखे गए हैं. तो वेस्टर्न राजस्थान BW, HW, दैट इज आर हॉट डेजर्ट. उसके बाद आपका BSHW है. BSHW इज आर स्टेपे क्लाइमेट, ठीक है ना, एरिड क्लाइमेट ही लगा लो. CWG जो सबसे ज्यादा एस्पेक्ट कवर करता है हमारे देश का, CWG इज मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर. ठीक है, आप लोगों ने नॉर्थ इंडिया में एक्सपीरियंस किया ही होगा, ड्राई विंटर रहती है और मॉनसून जब आता है तो खतरनाक आता है. AW क्या है, ट्रॉपिकल सवाना टाइप है ना, डेक्कन प्लेट्यू साइड आ गए हम. फिर BSHW यहाँ पे भी है स्टेपे टाइप. AMW मॉनसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन, क्योंकि यहाँ पे मॉनसून हिट करता है ना. देन DFC क्या है, कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर. आपका E क्या है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर की साइड पे, इट इज पोलर टाइप. एंड ET क्या है, तुंद्रा टाइप है. ठीक है, और क्या बचा, AS बचा, मॉनसून विद ड्राई सीजन इन समर. तो ये डायग्राम एक बार देख लेना. यूपीएससी में एक्सपेक्टेड नहीं है कि एज इट इज आपसे पूछ लिया जाए, बट स्टिल यू मे नेवर नो. Where are the Bermuda Islands located? Caribbean Sea, North Atlantic Ocean, Gulf of Mexico या Mediterranean Sea? तो बर्मुडा ट्रायंगल में आपको एक चीज तो पता है कि आपको सबसे पहले मेडिटेरेनियन सी को एलिमिनेट करना है. आपको पता है नॉर्थ अटलांटिक सी के आसपास है. नाउ कैरिबियन सी, नॉर्थ अटलांटिक, गल्फ ऑफ मेक्सिको. तो नॉर्थ अटलांटिक का एक तरीके से आउटलेट ही है कैरिबियन और गल्फ ऑफ मेक्सिको. तो थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, बट आंसर बेसिक ही रहेगा, इसका बी आंसर है. ठीक है जी, चलिए. बर्मुडा ट्रायंगल अगर आप देखेंगे तो दिस इज योर फ्लोरिडा, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ये आपका बर्मुडा है और ये आपका पुएर्टो रिको है. और नॉर्दर्न अटलांटिक में दिस एरिया इज बेसिकली द ग्रेवयार्ड ऑफ मेनी शिप्स एंड एयरप्लेन्स, क्योंकि कई सारी शिप्स, जैसे 50 शिप्स एंड 20 एयरप्लेन्स हैव लॉस्ट, मिले ही नहीं आज तक. तो वो एक प्रॉब्लम है. Which one of the following states or union territories has the highest percentage of forest area to the total geographical area? अरुणाचल, लक्षद्वीप, नागालैंड, मिजोरम. इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से एक क्वेश्चन है. और अरुणाचल, लक्षद्वीप, अरुणाचल तो देखो इतना बड़ा एरिया है उसका, तो उसमें एज कंपेयर टू द टोटल एरिया उतनी वेजिटेशन नहीं हो सकती जितने छोटे एरियाज में हो सकती है. अरुणाचल हटा दो, नागालैंड भी थोड़ा मतलब बड़ा ही है, और बाकी लक्षद्वीप आपका पूरा कोरल है और मिजोरम भी छोटी सी है. तो लक्षद्वीप और मिजोरम के बीच में कंफ्यूजन होना चाहिए था. इसका आंसर लक्षद्वीप है. तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे एक बार देख लो, क्या होता है ना कि हमारे देश में फॉरेस्ट का जो कंजर्वेशन है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि 2070 तक हमें नेट जीरो एमिटर भी बनना है. तो नेट जीरो एमिटर हम कब बनेंगे, जब हम कार्बन सिंक बनाएंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड. तो 17th असेसमेंट हुआ था इंडिया फॉरेस्ट का बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. तो कौन करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करता है. कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, MOEF ठीक है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री. आज की डेट में हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर है 24.62 ऑफ द टोटल एरिया. हमारा एम है इसको 33% करना. ठीक है, ट्री कवर 2.9% है ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया. 2019 की ISFR रिपोर्ट से, हर 2 साल में निकलती है, 2019 की रिपोर्ट से हमने इंक्रीज देखा है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में 0.28% का, फॉरेस्ट कवर में 0.22 का, ट्री कवर में 0.76 का. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया. इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर के मामले में 5 स्टेट्स इंपॉर्टेंट हैं. आंध्रा सबसे ज्यादा इंक्रीज किया है, फिर साथ में एकदम लगा हुआ भाई जो है, एक टाइम पे एक ही थे, फिर तेलंगाना. ओडिशा ने 3rd नंबर पे इंक्रीज किए फॉरेस्ट, कर्नाटका ने और झारखंड ने. तो यहाँ पे ध्यान दो कि जो अपनी डेक्कन की स्टेट्स हैं वो अच्छे से फॉरेस्ट इंक्रीज कर रही हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फॉरेस्ट का प्रोपोर्शन घटता जा रहा है, ये याद रखना. मैनग्रोव कवर अपना बढ़ गया है 0.34% से. ठीक है, देन लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया कहाँ पे है, ये देख लो, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस. MP में सबसे ज्यादा जंगल है, फिर अरुणाचल में है. ये याद रखना कि एज कंपेयर टू देयर एरिया नहीं, टोटल, अगर मैं टोटल एरिया की बात करूं. ठीक है, देन छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र. तो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज की एक ही स्टेट है, इवन असम इज नॉट हियर, क्योंकि असम काफी अर्बनाइज भी हो चुका है. The states from northeastern region have the highest percentage of forest cover with respect to the total geographical area. तो एक तो naturally इतनी ज्यादा वहां पे ग्रीनरी है ना. बे ऑफ बंगाल ब्रांच मॉनसून की डायरेक्टली हिट करती है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट तो है ही है. ऊपर से स्टेट्स बहुत छोटी छोटी हैं, तो इसीलिए एज कंपेयर टू द एरिया तो ज्यादा ही होगा.
तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आप देखोगे मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड, इस तरीके से बने हुए हैं। अरुणाचल सेकंड नंबर पे आता है नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट्स में एज कंपेयर टू देयर एरिया। कौन कौन सी स्टेट्स ने लॉस शो किया है फॉरेस्ट कवर में? अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। तो ये भी पांचों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ही हैं, और यहाँ पे ना इधर ना इधर असम का कहीं नाम नहीं है, तो ना कोई बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है ना कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, इट्स लाइक न्यूट्रल। लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया कौन सा है? मैंग्रोव में बहुत इंटरेस्ट है यूपीएससी को, तो मैंग्रोव एरिया अपना सबसे ज्यादा एशिया में है, फिर अफ्रीका में है, नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, और फिर साउथ अमेरिका में है। ठीक है जी, चलिए लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, चलो बता दिया मैंने आपको। हाँ चलो, अब ये स्टैटिक एनसीईआरटी में से क्वेश्चन है। इन इंडिया द पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू द डेकेड ऑफ व्हाट? ये ना ह्यूमन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि हमारी पॉपुलेशन ने किस तरीके के ट्रेंड्स नोटिस किए हैं। 1981 to 2011, 1951 to 1981, 1921 to 1951 या 1911 to 1921? इसका जो आंसर है वो है सी, 1921 टू 1951। अब देख लो एनसीईआरटी में ही बताया गया है बहुत अच्छे से, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1901 से 1921 के बीच में ना हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्लो थी। अगर आपको याद हो तो 1898 के आसपास ब्यूबोनिक प्लेग भी आया था और बहुत सारी चीजें हो रही थी, तो स्टैग्नेंट पॉपुलेशन हो गई थी, इतनी अनसर्टेनिटी थी, बंगाल का पार्टीशन हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। 1921 से 51 का जो पीरियड है वो है स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ का पीरियड। उसके बाद 1951 से 81 तक स्टीप फॉल इन मोर्टेलिटी रेट बट द फर्टिलिटी रेट्स कंटिन्यू टू बी हाई, यानी कि पॉपुलेशन बूम का पीरियड है। ठीक है, आजादी के बाद हमारा पॉपुलेशन एकदम से बूम हुआ है। चलिए, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर व्हाट? सोलर, जियोथर्मल, बायो या विंड एनर्जी? तो मणिकरण, अगर थोड़ा सा भी आपको ट्रैवलिंग वगैरह का शौक है तो आपको पता है कि जियोथर्मल एनर्जी है, वहां पे स्प्रिंग है, हॉट स्प्रिंग है। आंसर इसका बी है। तो मणिकरण जो है पार्वती वैली में है, ऑन द रिवर पार्वती, नॉर्थ ईस्ट ऑफ भूंतार इन द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और अपना ये स्मॉल टाउन है, और एक एक्सपेरिमेंटल जियोथर्मल एनर्जी प्लांट भी सेटअप कर दिया गया। तो ऐसा दिखता है, देखो रिलीजियस प्लेस तो है ही है, बट इस तरीके से ये जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस करने की भी कोशिश की जाती है यहाँ से, है ना, जो जमीनी एनर्जी निकलती है उसको हार्नेस करने की कोशिश की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट mooted द आइडिया ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग? एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, जॉन मेनार्ड कीन्स या मिल्टन फ्रीडमैन? अब देखो ये क्वेश्चन देखने में लगेगा डिफिकल्ट कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, भाई हमें क्या पता। देखो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है कि सरकार के पास पैसा है नहीं, है ना, सरकार के पास टैक्स पेयर्स मनी मतलब नहीं आ रहा है, ठीक से मैनेज नहीं हो रहा है। एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग का बेसिकली है कि सेंट्रल बैंक इज हेल्पिंग एंड एवरीथिंग, न्यू करेंसी इज बीइंग प्रिंटेड। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ द मार्केट्स। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन बढ़ाना है घटाना है, ये सारी चीजों में गवर्नमेंट का रोल है। और ये किसने कहा था? ये कीन्स ने कहा था, जॉन मेनार्ड कीन्स, जिसको हम बोलते हैं कीनीशियन इकोनॉमिक्स। कीनीशियन इकोनॉमिक्स, देखो इससे पहले एडम स्मिथ ने क्या बोला कि सरकारों को कभी बीच में नहीं आना है, आपको दूर रहना है, अगर आप सरकारी हो आपको दूर रहना है बिजनेस से, क्योंकि बिजनेस सरकार के बस की बात नहीं है। नाइट वॉचमैन स्टेट बन के रहो और हमें सिर्फ सिक्योरिटी दे दो, बाकी सब काम धंधा हम खुद संभाल लेंगे। कीन्स आए और कीन्स ने 1928 की डिप्रेशन के बाद ये बोला कि सरकार को तो स्टेप इन करना ही पड़ेगा, अगर सरकार स्टेप इन नहीं करेगी तो इकोनॉमी नहीं संभल सकती। सो इसका आंसर सी है। ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं था, बट एक तरीके से सॉल्व किया जा सकता था सिंपली बाय शोइंग अ लिटिल बिट ऑफ करेज, अगर इकोनॉमिक्स के बेसिक्स आपको हैं। Now, which of the following is or are the functions of environment? Supplying resources, sustaining life, providing aesthetic services. So, environment के तीनों ही हैं देखो functions. तो इसका आंसर 1 2 3 है, ऑप्शंस यहाँ पे लिखे नहीं है, बट आंसर इसका 1 2 3 है। Who among the following formulated the concept of poverty as a measurable development indicator in the Indian subcontinent? दादाभाई नावरोजी, आरसी दत्त, वीके आरवी राव या एमजी रानाडे? तो आपको पता है कि जब भी पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट आता है सबसे पहले दादाभाई नावरोजी का ही नाम आता है, क्योंकि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया करके जो इन्होंने किताब लिखी है, और पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट जो इन्होंने शुरू किया है, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। सो दादा भाई नावरोजी इज दी आंसर। इजी क्वेश्चन था ये, नो डाउट। ठीक, ये आप पढ़ सकते हैं।
Now, which of the following terms denotes the inputs of terms in tools, machines, buildings, raw materials, money in hand required at any stage of production? फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल. अब देखो सबसे पहले तो आपको एलिमिनेट करना है एक ऑप्शन, वो है ह्यूमन कैपिटल. अब आप देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे आपने टूल्स लिखे हैं, ठीक, इसके साथ आपने रॉ मटेरियल्स भी लिख दिया, इसके साथ आपने मशीनरी भी लिख दी, यानी आपने फिक्स्ड कैपिटल के भी ऑप्शंस लिख दिए और आपने वर्किंग कैपिटल के भी ऑप्शंस लिख दिए, तो दोनों ही यहाँ पे सही नहीं हो पाएंगे. ठीक है, तो ये आप दोनों ही अगर गलत कर दोगे तो ये सारे ही फिजिकल कैपिटल तो है ही ना, तो आपको यहाँ पे फिजिकल कैपिटल को टिक करना है. ठीक है, सिंपल सी बात है, ये एलिमिनेशन से सॉल्व होने वाला है, क्योंकि जैसे ही आप टूल्स, मशीन, बिल्डिंग वगैरह देखोगे आप बोलोगे अच्छा कैपिटल है, फिर आप रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड देखोगे बोलोगे अच्छा ये तो वर्किंग कैपिटल है, फिर क्या करें, तो ये फिजिकल कैपिटल है. समझ में आई? सी है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following inputs is required in less quantity in case of non-farming activities? Non-farming activities. Land, labor, capital, raw material. अब देखो सिंपल सी बात है, अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, फार्मिंग एक्टिविटीज की बात करूं तो लैंड सबसे बड़ा फैक्टर है, और अगर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की बात करूं, जैसे ये जो मैं एक्टिविटी कर रही हूँ, भी टीचिंग कर रही हूँ मैं, तो इसके लिए लैंड इतना नहीं चाहिए, तो आपको नॉन फार्मिंग के लिए लैंड उतना नहीं चाहिए जितना आपको फार्मिंग के लिए चाहिए. फार्मिंग में लैंड इज द प्राइमरी थिंग दैट यू हैव टू टेक. अब इससे रिलेटेड भी ये 2022 का क्वेश्चन है ना, तो इससे रिलेटेड भी यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया था. सीएससी में आपसे पूछा गया कि रियल सेक्टर क्या होता है, विच इज द रियल सेक्टर. तो रियल सेक्टर कहीं ना कहीं एक वो प्राइमरी सेक्टर आप उसको बोल सकते हो. ठीक है, चलो. Which one of the following statements with regard to the National Rural Employment Guarantee Act 2005 is correct? ठीक है, करेक्ट पूछ रहा है. It ensures 175 days of employment to needy persons in rural areas. It gives higher wages to women workers. People are generally given both skilled and unskilled jobs. And this is implemented only in rural areas of India. देखो, जनरली ओनली वाले स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, गलत होते हैं, पर मनरेगा ऐसी स्कीम है जिसके बारे में आपको क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए कि 175 नहीं 100 डेज मिलते हैं. विमेन और मेन को इक्वल पे मिलती है, विमेन को कम से कम 1/3 जॉब्स मिलनी चाहिए जो जनरेट हो रही हैं, है ना, और अनस्किल्ड स्किल्ड जॉब मिलती नहीं है, अनस्किल्ड मिलती है. तो क्योंकि मनरेगा इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसलिए आपको पता है कि यहाँ पे ओनली वाला ऑप्शन सही है. एक्चुअली सिर्फ ये रूरल एरियाज में ही होता है, और आप देख सकते हो यहाँ पे कि रूरल लिखा है. ठीक है, तो यू कैन टेक दैट गेस. तो मनरेगा तो पता ही होना चाहिए, तो मनरेगा भी इंपॉर्टेंट हो गया. Now, which of the following is not mentioned as a form of emergency in the Constitution of India? National emergency, state emergency in terms of proclamation of president's rule in a state, फाइनेंशियल इमरजेंसी या फिर हेल्थ इमरजेंसी. हम सबको पता है हेल्थ इमरजेंसी इज द आंसर. कोविड-19 वाज अ हेल्थ इमरजेंसी, बट हमारे पास हेल्थ इमरजेंसी से रिलेटेड कोई प्रोविजन था नहीं, तो हम डील करने में हमको देरी हो गई, तो डी इज द आंसर. Which one of the following is not a provision related to a money bill? स्टैटिक के क्वेश्चन है देखो, और स्टैटिक के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. तो स्टैटिक का क्या क्वेश्चन है? इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स. Appropriation of monies out of the Consolidated Fund of India. Imposition of fines by local authority for local purpose. And custody of Consolidated Fund of India और Contingency Fund of India. तो आपको ये पता है कि जो लोकल अथॉरिटी के लोकल फाइन्स वगैरह होते हैं, ये आपका मनी बिल की कैटेगरी में नहीं आते हैं, पेक्यूलियरी फाइन्स वगैरह छोटे मोटे जो होते हैं. तो सी आपका इसका आंसर है. तो आपको कहीं ना कहीं आर्टिकल 110 में क्या है भाई, बहुत ही डिटेल में पता होना चाहिए. स्टैटिक पार्ट है आपका. Which one of the following items is not covered under GST? Cosmetics, medical grade oxygen, jewelry या पेट्रोल. तो आपको पता है कि पेट्रोल इज वन थिंग जो कि आपका इंक्लूडेड है ही नहीं, एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऑल्सो. तो डी अपना आंसर है. इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. चलिए, देख रही हूँ मतलब यहाँ पे तो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, पर यहीं के टॉपिक से उठ के यूपीएससी में सवाल आएंगे. सो रिमेंबर दैट. Which one of the following is not an Indian form of socialism? ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आ गया. क्लास 11th एनसीईआरटी पॉलिटिकल थ्योरी से ये क्वेश्चन आ गया आपको. ठीक है, और ऑप्शंस क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, रेडिकल सोशलिज्म, कम्युनिटेरियन सोशलिज्म या फिर नेहरूवियन सोशलिज्म. तो डेमोक्रेटिक भी अपना है, नेहरूवियन भी अपना है. अगर आपको डाउट होगा भी तो रेडिकल और कम्युनिटेरियन में होगा. और अपने देश में रेडिकल कुछ भी नहीं है, हम हमेशा मध्यम मार्ग पे चलते हैं. ठीक है,
तो रेडिकल सोशलिज्म अपना है ही नहीं यहाँ पे। बी इज द आंसर कि ये इंडियन सोशलिज्म से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, रेडिकल सोशलिज्म। ठीक है जी, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ब्रिक्स? आईआर का क्वेश्चन है। ग्रुप ऑफ 5 न्यूक्लियर पावर्स, ग्रुप ऑफ 5 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, group of 5 major emerging economies and group of 5 potentially strong UN Security Council members from the countries of the global south। आपको पता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये आपका मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। तो सी आंसर हो गया। अब यहां इतना इजी क्वेश्चन आया है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ब्रिक्स से थोड़ा सा डिटेल्ड क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा। Which one of the following is not a characteristic feature of Indian federalism? ठीक है, ये भी आपका पॉलिटिकल थ्योरी। Federating units consented to form a union. Residuary powers vest with the center. Single citizenship, extensive union and concurrent list। भाई ऐसा लग रहा है लक्ष्मीकांत से डायरेक्टली उठा के क्वेश्चन रख दिया हो। और हमें पता है कि हमारा फेडरेटिंग यूनिट्स ने कंसेंट नहीं किया था, जैसे यूएसए में किया था 13 स्टेट्स ने। हमारे यहाँ पे कमिंग टुगेदर मॉडल नहीं है, होल्डिंग टुगेदर मॉडल है। तो ये गलत हो गया, ए इसका आंसर है। ठीक है जी, आई होप जल्दी जल्दी रिवाइज हो रहे हैं सारे क्वेश्चंस। Which one of the following statements about the sculptures at Sanchi is or are correct? In some sculptures, there is representation of Shal Bhanjika. The figure of Shal Bhanjika is represented by a woman surrounded by lotuses and elephants. And the Shal Bhanjika motif was not directly inspired by Buddhist ideas। अब देखो, शाल भंजिका एक बार पूछ लिया है ना यहाँ पे, तो कल को अगर यूपीएससी में ये आ जाए तो सरप्राइज मत होना। ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में वन तो जेनेरिक स्टेटमेंट है, ये आप बोलोगे कि सही ही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इन सम स्कल्पचर्स लिखा गया है, तो सम स्कल्पचर्स में हो सकता है। दो ऑप्शन कट गए आपके। अब आपके पास 1, 2 एंड 3 है, 1 एंड 3 है। अब आपको देखना है 1 एंड 3 तो सही है ही, क्या 2 सही है? शाल भंजिका इज रिप्रेजेंटेड बाय वुमेन सराउंडेड बाय लोटसेस एंड एलिफेंट्स। तो ये एक्चुअली अपना गलत है, ये एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। मोस्ट प्रोबेबली क्लास 11th की एनसीईआरटी है ये, या 12th की है, बट एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड है। अब देखो यहाँ पे इसका आंसर है 1 एंड 3 ओनली। ठीक, अब देख लो शाल भंजिका के बारे में। सो दिस इज द शाल भंजिका स्कल्पचर। यहाँ पे कोई लोटस या एलिफेंट नहीं है, बल्कि सांची में और कुछ स्कल्पचर्स हैं जहाँ पे लोटस वगैरह हैं, लोटस और अपना ये जो चीजें हैं एलिफेंट्स, बट शाल भंजिका में नहीं। अब शाल भंजिका माने क्या? अगर आप ये स्कल्पचर देखोगे तो आपको लगेगा थोड़ा कि यवनिका है ना के तरीके का है, तो ग्रीक थोड़ा सा आपको इन्फ्लुएंस दिखेगा। शाल भंजिका इज अ टर्म फाउंड इन इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर विद अ वैरायटी ऑफ मीनिंग्स। बुद्धिस्ट आर्ट में इट मीन्स एन इमेज ऑफ अ वुमन और यक्षी नेक्स्ट टू holding a tree or a reference to Maya near the Sal tree giving birth to Buddha। तो ये बुद्धिस्ट रिप्रेजेंटेशन आप थोड़ा सा देख सकते हो, होल्डिंग अ ट्री एंड गिविंग बर्थ टू बुद्धा, थोड़ा सा वो वाला है। यावनिका या फिर आप यक्षी बोल सकते हो, जो वहां से आता है। Hindu and Jain art में meaning is less specific and any statue usually female that breaks the monotony of a plain wall and thus enlivens it। तो ये बात सही है जो थर्ड में लिखा है कि it is not directly inspired by Buddhism, but हाँ बुद्धिज्म में भी representation दिया जाता है। शाल भंजिका याद रखना एनसीईआरटी का है। In which one of the following years was the first telegraphic connection established between Europe and India? अब यहाँ पे 4 साल लिखे हैं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि साल पूछे जाएंगे आपसे, बट यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि टेलीग्राफ कनेक्शन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसका आंसर 1865 है। टेलीग्राफ कनेक्शन के बारे में देख लो। सो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, 1865 है 1851 है? 1851 है actually। First experimental electric telegraph line was started between Calcutta and Diamond Harbour। 1851 में it was open for the use of British East India Company and the Post and Telegraph Department occupied a small corner of the PWD at that time। तो आंसर 1851 है। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना, 1851 इसका आंसर है। क्लियर हो गई बात? चलिए। Who among the following was the founder of the वीरशैव मूवमेंट इन कर्नाटका? बसावन, अपार, संबादार या फिर सुंदरर? तो आपको ये पता है कि वीरशैव मूवमेंट जो है, जिन्हें लिंगायत भी बोलते हैं, ये बसावन ने शुरू की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इजी है। ठीक, चलिए। इट वॉज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, इट वॉज अगेंस्ट एवरीथिंग, ब्राह्मणिज्म एंड ऑल ऑफ दैट। चलो। The ruins of Hampi were brought to light by which of the following British officers of East India Company?
कर्नल कॉलिन मैकेंसी, जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स, जेम्स रेनल। देखो भाई, विजयनगर एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है और हर साल दर साल यूपीएससी विजयनगर पे क्वेश्चन पूछ रहा है। और कर्नल कॉलिन मैकेंसी हैं जिन्होंने विजयनगर एम्पायर के रूइंस को डिस्कवर किया था। जेम्स प्रिंसेप पे पहले क्वेश्चन आ चुका है, जिन्होंने अशोका के इंस्क्रिप्शंस को वो किया था, डिसाइफर किया था। ठीक है जी, तो आप यूपीएससी में सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रूइंस ऑफ हम्पी आपके विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है, तो विजयनगर बहुत इंपॉर्टेंट है। Which one of the following works was composed by Krishnadev Raya on statecraft in Telugu? तो अब आपको देखो, चारों ही कृष्णदेव राया ने लिखे हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए तेलुगु में कौन सा लिखा है। तेलुगु में लिखा है अमुक्त माल्यादा, और अमुक्त माल्यादा भी एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस वर्क है। तो अगेन विजयनगर पे एक और क्वेश्चन, ए इसका आंसर है। ये देख सकते हो आप, अमुक्त माल्यादा इज अ तेलुगु एपिक पोएम कंपोज बाय कृष्णदेव राया एंड हाँ, translates to the one who offered garland after wearing it himself। तो किंग के बारे में है, एंड स्टोरी ऑफ वेडिंग ऑफ हिंदू लॉर्ड रंगनयका एंड विष्णु एंड नो देवी। ठीक है जी, चलिए, अमुक्त माल्यागम है, तेलुगु में लिखा गया है। चलो, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। इसमें क्या है, आपको सॉइल टाइप बताया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सॉइल टाइप क्या करता है। तो एंटीसॉल, इंसेप्टिसॉल, हिस्टोसॉल, ऑक्सीसॉल, ये देखो है तो एनसीईआरटी में, बट ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जो आप बहुत ज्यादा ध्यान से करेंगे नहीं, मतलब एनसीईआरटी में आप बहुत ज्यादा इसको रटेंगे नहीं। तो ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, इसका आंसर ए है। ठीक है, यहाँ पे देखो ए है, यानी ए को आप एंटीसोल इज वीकली डेवलप्ड सॉइल्स विद नो होराइजन। बी है आपका इंसेप्टी सॉइल्स, सॉइल्स हैविंग वीकली और क्विकली डेवलप्ड होराइजन। सी है आपका हिस्टोसॉल्स, सॉइल्स हैव वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। एंड ऑक्सीसॉल्स वेरी ओल्ड एंड हाईली वेदर्ड। तो ये वाले क्वेश्चंस को याद करना इजी नहीं है, और ये ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि कितना डिफरेंस है, तो इसीलिए यू कैन लीव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर ऐसे आता है तो। बाकी सॉइल क्लासिफिकेशन मैंने लिख दी है यहाँ पे, अगर आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीडीएफ भी अटैच कर देंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एल्फीसॉल्स है जैसे मॉडरेटली वेदर्ड फॉरेस्ट सॉइल, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। उल्टियोसॉल्स, स्पोडोसॉल्स, है ना, ये सब मैं अभी करा नहीं रही हूँ, ये जस्ट रीड कर लेना। सीडीएस में पूछा है तो मैं बता रही हूँ कि आ सकता है। एंटीसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, एंडीसॉल्स, तीनों हो गया, तीनों का स्क्रीनशॉट ले लो। और अपना वर्टिसॉल्स और हिस्टोसॉल्स हो गया जी, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, ओके, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, अ पेरीपेडिमेंट इन अ डेजर्ट और सेमी डेजर्ट रीजन इज आल्सो नोन एज इंसेलबर्ग, ज़्यूजिन, बजादा या फिर प्लाया। तो इसका आंसर बजादा है, ये लैंडफॉर्म्स में से क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो कि दिस इज एक्चुअली, ये देखो डेजर्टिक रीजन है और ये पेरीपेडिमेंट है, फ्लैट फ्लैट एरिया है, बजादा बोलते हैं इसको। ठीक, सो पेडिमेंट होता क्या है, it's a flat surface of bedrock and that occurs at the base of a mountain or as a plain having no associated mountain। ठीक है, तो माउंटेन के बेस पे होगा बट इसके साथ कोई माउंटेन लगा नहीं होगा। बजादा क्या है कि एलुवियल फैंस है along a mountain front, these fan shaped deposits formed by the deposition of sediment। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बजादा के बारे में पढ़ सकते हो। बाकी जो तीन ऑप्शंस हैं, इंसेलबर्ग, ज़्यूजिन और प्लाया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए जी, individual lava flows are normally only a few feet thick, but over a long period of time, repeated flows may build up a volcano. Such volcanoes are termed as shield composite strato cinder। तो भाई देखो, ये सीधा सा ज्योग्राफी से क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, शील्ड है। शील्ड इसलिए है क्योंकि हमें पता है पूरा डेक्कन प्लेट्यू जो है वो कॉन्स्टेंटली बसाल्टिक लावा से बना है ना, और धीरे धीरे करके उसका जो एलिवेशन है वो बढ़ता गया ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ रिपीटेड वॉल्केनिज्म। तो बसाल्टिक लावा जब बार बार निकलता है और वो डिपॉजिट होता रहता है, वो शील्ड वॉल्केनो बन जाता है। चलिए, ओके, आइसोहेलाइंस आर लाइंस जॉइनिंग इक्वल टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, सैलिनिटी। तो हेलाइन है जहां पे भी, तो वो सैलिनिटी से रिलेटेड है, आंसर इसका डी है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, Which one of the following would be considered as foreign direct investment? यूपीएससी में भी आ गया था इससे रिलेटेड कुछ। So foreign company buying shares in stock exchange in India, foreign country pension funds investing in Indian stock markets,
foreign merchant banker buying shares from Indian stock market and a foreign entity setting up an educational institute. तो foreign direct investment में management control बहुत important होता है कि management control भी उस foreign investor के पास रहेगा. तो ना ही stock खरीदने से रहेगा क्योंकि 10% से ज्यादा या नहीं हमें नहीं पता. फॉरेन कंट्री पेंशन फंड में इन्वेस्ट करने से वो पेंशन फंड तो उसका हो नहीं जाएगा, वो रिटर्न के लिए कर रहा है. और ये भी नहीं है. तो ये तीनों ही एफपीआई हैं एंड आंसर इसका डी है क्योंकि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोला है इसका मैनेजमेंट कंट्रोल आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर के पास रहेगा. क्लियर हो गई बात. चलो बेसिक इकोनॉमी. Which one of the following goods does not influence quantity demanded for a good? Goods own price, price of a complementary good, price of a substitute good, price of inputs into production of good. देखो ये थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन है क्योंकि ये चारों ही फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं प्राइस को इम्पैक्ट करेंगे. प्राइस का अगर मतलब गुड का प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो जाएगी, है ना. कॉम्प्लीमेंट्री गुड यानी जो चाय के साथ चीनी इस्तेमाल होती है ना, चाय की कॉस्ट गिर गई या दूध की कॉस्ट गिर गई तो क्या होगा कि जो चाय की कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगी. सिंपल सी बात है कि दूध सस्ता मिल रहा है और चाय पियो दिन भर में, है ना. सिमिलरली सब्स्टिट्यूट जो है, सब्स्टिट्यूट गुड क्या है कि एक गुड से दूसरे गुड को रिप्लेस किया जा सकता है. तो अगर स्वेटर्स की कॉस्ट बढ़ गई है, स्वेटर बहुत ही महंगे मिलने लग गए किसी वजह से, तो जैकेट की सेल बढ़ जाएगी. क्यों? क्योंकि जैकेट सस्ती मिल रही है, उतने ही प्राइस में मिल रही है. तो ये तीनों चीजें डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही हैं. लेकिन जो इनपुट प्राइस है वो डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ द गुड को. ठीक है. सो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं कर रहा है वो. हालांकि कर रहा है क्योंकि इनपुट का प्राइस बढ़ेगा तो आपका गुड का प्राइस भी बढ़ जाएगा, बट स्टिल इतना डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं कर रहा है जितना ये तीनों कर रहे हैं. सो आंसर इसका डी है. ठीक है. बट डिबेटेबल क्वेश्चन था, बट डी इसका आंसर है. Infant mortality ratio of which one of the following countries is comparable to that of India? China, USA, श्रीलंका, none of the above. तो आपको लगेगा इसका आंसर श्रीलंका है, पर इसका आंसर none of the above है. ठीक है. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2022 में था 27.695 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स एंड 3.7.4% डिक्लाइन है 2021 से. फर्स्ट द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज 28.771 पहले एंड वो भी 2020 से डिक्लाइन हुआ है. तो 2 साल से लगातार आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन हो रहा है. चलिए. Which one of the following factors signify monopolistic competition? Differentiated products, large number of buyers, sellers, barriers to entry, homogeneous products. 1 and 2, 1, 2 and 3, 3 and 4, 2 and 4. तो अब यहाँ पे देखो मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली ये सारे इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऐसे होता है कि आपके सिमिलर सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, है ना, और आप बहुत सारे सेलर्स हो मार्केट में और आप एक ही जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हो. तो क्या है कि आपके लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं और आपके प्रोडक्ट्स थोड़े थोड़े से डिफरेंशिएटेड हैं लेकिन काफी ज्यादा सिमिलर ही है. जैसे ये एक पेन आता है तो ऐसे अगर बहुत से और पेन मिल रहे हैं, जैसे कोई भी अगर आप नॉर्मल पेन लोगे तो आप स्टेशनरी की दुकान पे जाओगे 10,000 पेन है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं बायर्स भी बहुत ज्यादा हैं, सेलर्स भी बहुत ज्यादा हैं, तो हर पेन में छोटा छोटा डिफरेंस आपको दिखेगा. इसका आंसर है ए 1 एंड 2. तो प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होता है, बायर्स एंड सेलर बहुत ज्यादा होता है और एंट्री वगैरह में बैरियर नहीं होता है. कोई भी पेन बना सकता है ना अगर बहुत ज्यादा इसके बायर्स वगैरह हैं. Article 19 clause 1 of the constitution as it stands amended includes which of the following? Basic polity, freedom of speech and expression, assemble peaceably and without arms, acquire and dispose property, move freely throughout the territory of India. तो हमें पता है कि प्रॉपर्टी अपना राइट रहा नहीं है फंडामेंटल वाला, तो आपका आंसर यहाँ पे 1 2 4 है. ध्यान रखना यूपीएससी प्लेसमेंट से खेल रहा है. 1 2 3 4 जनरली डी पे रखता था वो, अब वो बी पे रख रहा है और 1 2 4 डी पे रख रहा है. ठीक है. चलिए ये पढ़ लेना आर्टिकल 19 एक बार. चलो ये पढ़ लो, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, पॉज करके पढ़ लो. Which one of the following statements with regard to election commission is not correct? इलेक्शन कमीशन को लेके देखो न्यूज अभी भी चल रही है, आगे भी चलेगी. सो इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस विदाउट रिकमेंडेशन फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज रॉन्ग, है ना. ये चीज गलत है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बिना, परमिशन के बिना आप इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव नहीं कर सकते. सो बी इज द आंसर. चलिए इसको पढ़ो जरा पॉज करके. Which of the following statements with regard to the preamble of the constitution are correct? तो इसमें हमें ये पता है कि unity and integrity of the nation वाला जो चीज है, unity तो था, integrity नहीं था, तो it was not there in the preamble since the beginning, so ये सही है. And equality of status and of opportunity find mentioned in the preamble, ये बिल्कुल सही बात है. So answer is both 1 and 2. ठीक है.
इसमें ओवरथिंक नहीं करना है कि यूनिटी तो था, इंटेग्रिटी नहीं था, अब क्या करना है, ये फ्रेज नहीं था ना, तो बस ये सही स्टेटमेंट हो गया, सी आंसर है। ये पढ़ो जल्दी से, डीपीएसपी सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी पे क्वेश्चन है आपका। और टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द यूनिटरी नेशनल कल्चर, भाई कंपोजिट नेशनल कल्चर, यूनिटरी कल्चर नहीं है कोई हमारा, तो यहाँ पे सी इज द इनकरेक्ट वन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ पॉज करके पढ़ लेंगे और देन वी विल जस्ट डिस्कस द आंसर्स। पॉज कर लेना हर क्वेश्चन के बाद। Which of the following terms were used in Indo-Persian sources of the Mughal period to denote a peasant? तो ये आपका बेसिकली इसका आंसर जो है रायत, मुजारियन, मजूर, ये तीनों ही इसके आंसर्स हैं, तो याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको है कि अमर कथा जो है, जो 1910 से 13 के बीच में लिखी गई थी, वो लिखी गई थी बिनोदिनी दासी के द्वारा। ठीक है, पर ये तीनों ही पर्सनालिटीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। राज सुंदरी देवी, बेगम रोकेया सिखावत हुसैन और कैलाश बाशिनी देवी, तीनों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, पर ये वाली नॉवल जो है वो बिनोदिनी दासी ने लिखी है। तो हिस्ट्री शुरू हो गई, बिनोदिनी दासी के बारे में जानिए थोड़ा सा। ऑल्सो नोन एज नोती बिनोदिनी was an Indian Bengali actress. She started acting at the age of 12, ended by the time she was 23, and she later recounted in her noted autobiography Amar Katha, published in 1913. तो empowered woman है ना, ड्रामा एक्ट्रेस she was। ठीक है, चलिए बेसिक यूपीएससी क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में लगाने वाला। अहमदाबाद चंपारण फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह सभा और जलियांवाला बाग मैसेकर। तो आपको पता ही है यहाँ पर कि जलियांवाला बाग मैसेकर और फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह सभा टुवर्ड्स द एंड हुए थे, सबसे पहले आपका चंपारण हुआ था, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 2, 1 और आपका 3 एंड देन 4, जलियांवाला बाग एकदम लास्ट में हुआ था। सत्याग्रह सभा इंपॉर्टेंट हो जाता है, महात्मा गांधी ने जब ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट को टेक ओवर किया खिलाफत के साथ, तो वो सत्याग्रह सभा बन गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1916 इज इंपॉर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री फॉर व्हाट? तो 1960 लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ सेशन हुआ था अपना, कांग्रेस लीग साथ में आ गए थे, लेकिन होम रूल लीग, हाँ होम रूल लीग के लिए भी इट वाज इंपॉर्टेंट, तो 1, 2 एंड 3 ही इसका आंसर है। ठीक है, डी है, होम रूल लीग भी 1916 लखनऊ में बना था। चलो, अब ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, देखो इसमें ना आपको ज्यादा कर नहीं सकते, हमारे इतने रेलवे जोन हैं, आप कितनों के आंसर्स याद रखोगे? वैसे इसका आंसर इज ए, बट ये रटने वाली बात है और आप रट भी सकते हैं, मैंने यहाँ पे सारा कुछ अटैच कर दिया है, ये देखो यहाँ पे जो अलग अलग जोन्स हैं, बाकी आप वेबसाइट पे जाके, जो अपना गवर्नमेंट वेबसाइट है उस पे जाके तो देख ही सकते हो। चलिए, बेसिक ज्योग्राफी, 10 डिग्री चैनल किसके बीच में पाया जाता है? हम हमेशा ये पढ़ते हैं अंडमान निकोबार के बीच में पाया जाता है। अब ऑप्शंस इतने डिटेल दे दिए गए हैं, पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ए में भी दोनों अंडमान है, बी में भी दोनों अंडमान है, सी में दोनों निकोबार है ना, तो कार निकोबार, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान वो पूछ ही नहीं रहा है, बस आपको ये करना है कि अंडमान और निकोबार के बीच में है वो। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान निकोबार के बीच में है, ये देख लो, दिस इज योर अंडमान, दिस इज योर निकोबार, बैरन आइलैंड है, और ये आपका 10 डिग्री चैनल है। क्लियर हो गई बात? चलिए, ओके, नाउ दिस वन, दिस इज सम इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स, और यहाँ पे बरकाना, दूधसागर, दुदुमा, किलियूर। तो दूधसागर गोवा में है, ये आपको अभी तक पता है, तो दूधसागर को गोवा से अगर आप करोगे बी को 4 के साथ, 2 ऑप्शन आपके कट जाएंगे, आपका 50-50 का चांस बना रहता है। इसका आंसर है बी, काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर बी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ब्लाइंड गैस मारते चले जाओगे। तो आपका बरकाना जो है कर्नाटका में है, दूधसागर गोवा में है, दुदुमा ओडिशा में है, और किलियूर तमिलनाडु में है। दुनिया भर के वाटरफॉल्स आप याद नहीं रख सकते हो, सो डोंट वरी अबाउट इट, जो सीडीएस और सीएपीएफ और उस समय पूछे गए हैं वो याद रखो। चलो, एल नीनो का इफेक्ट पूछ रहा है आपसे, तो एल नीनो का जो इफेक्ट है वो सब कुछ है, बट वो हमारा जो फ्लो ऑफ द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशन है, भाई उन विंड्स का फ्लो नहीं बिगाड़ता है वो, है ना, फ्लो तो वहीं से आता है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से ही आता है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है वो, और ठीक है, तो वहीं से आता है, बट जो इंटेंसिटी है और जो मतलब टेम्परेचर है अपना इंडियन ओशन और पैसिफिक का, वो ये टैंपर करता है, तो बी इसका आंसर है। ठीक, अब ये पूछ रहा है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? तो लंबे ऑप्शंस देख के आपको घबराना नहीं है, देखो क्या बोल रहा है। एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात है।
Parliament can confer functions other than the President of India. President is elected by an electoral college consisting of all members of Parliament and all members of the state legislature. तो यहीं पे आपको पता है ये all गलत है, क्योंकि nominated members तो करते ही नहीं है भाई participate. तो यहाँ पे आपसे नॉट करेक्ट पूछ रहा है, सी बिल्कुल आपका नॉट करेक्ट है. बेसिक क्वेश्चन पॉलिटी का. चलिए, अच्छा, which one of the following articles of the Constitution of India requires the Prime Minister to furnish information related to decisions of the Council of Ministers to the President of India? तो इसका देखो, ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते नहीं है, आते भी है यूपीएससी में तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आते हैं. तो आर्टिकल 78 है इसका आंसर. तो ये चारों आर्टिकल्स एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये. ठीक है, 78 यहाँ पे पढ़ लेना. चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट बहुत पूछ रहा है यूपीएससी, तो प्लीज मेक श्योर कि आपका दिमाग उस डायरेक्शन में जाता रहे कि कौन सा क्वेश्चन नॉट करेक्ट पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट पूछ रहा है. ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. President of India appoints a person as Attorney General of India, provided he or she is qualified to be a judge of Supreme Court, High Court. Total number of ministers in Council of Ministers cannot exceed 10% of the total number. तुम्हें पता है यूपीएससी में एज इट इज बहुत सिमिलर क्वेश्चन आया था. ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है. क्यों? क्योंकि 15% है कैप. 15% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकते हैं. एंटी डिफेक्शन लॉ 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये चेंज हुआ था. देखो, स्पीड में करा रही हूं मैं, है ना, स्पीड में करा रही हूं क्योंकि आपको जो है कवर करना है, बहुत सारे पेपर्स कवर करने हैं आपको. सो स्पीड में ही होगा ये काम, है ना. चलो, the issue whether section 377 of the IPC is violative of article 21, 14, 15 was decided by which of one of the following cases? बहुत ही easy question है, बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है. नास फाउंडेशन वाला ये केस था. श्रेया सिंगल was related to your internet, I think, या प्रिवेसी था. विशाखा तो अपना वो था, विशाखा गाइडलाइंस वर अबाउट द विमेन सेफ्टी, एंड शायरा बानो वाज ऑफ कोर्स द यूनिफॉर्म सिविल कोड. नास फाउंडेशन वाज द वन जो कि एलजीबीटीक्यू राइट्स के लिए था. चलो, which one of the following writs means you may have the body? Simple, basic, article 32 habeas corpus, have the body of. ठीक है, चलिए. Who among the following belong to the Serampore mission? श्री रामपुर जिसे आज हम बोलते हैं, सेरमपुर बोलते थे वो लोग. विलियम कैरी, जोशुआ मार्समैन, विलियम वॉर्ड या डेविड हेयर. तो अब यहाँ पे देखो भाई कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. डेविड हेयर वाज एसोसिएटेड विद द हिंदू कॉलेज, तो डेविड हेयर तो नहीं है यहाँ पे. बाकी तीनों ही लोग हैं, और ये भी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, एंड इवन फॉर दैट मैटर स्पेक्ट्रम में भी दिया हुआ है. विलियम कैरी, जोशुआ मार्समैन, विलियम वॉर्ड, तीनों ने ही मिलकर सेरमपुर मिशन जो है सेटअप किया था. फर्स्ट मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया की. book and newspaper publisher that operated in Serampore, Danish, India from 1800 to 1837. Press was founded by William Carey, William Ward and other British Baptist missionaries. So the Danish were very much into conversions and missionary activities. So ये Serampore mission उन्होंने set up किया. Okay. 19th century peasants in various parts of India rose in revolt against money lenders and grain dealers. बिल्कुल सही बात है. 1857 का रिवोल्ट भी हुआ था, उसके आसपास बहुत सारी चीजें हुई थी. May 1857, village at Supa in Pune district in the Bombay, peasants attacked shopkeepers, burned the bahi khatas and looted grains of shops, set fire to the house of sahukars. देखो, इस क्वेश्चन का होने का कोई रेलेवेंस है नहीं, क्योंकि स्पेशली मे 1875 देके आपको कंफ्यूज कर दिया. आप बोलोगे मे नहीं होगा, हो सकता है जून हो सकता है जनवरी हो. यहाँ पे एक्चुअली दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस फैक्ट. ठीक है, दोनों ही सही है यहाँ पे. Which one of the following was not a part of Kautilya's सप्तांग theory of the state? अमात्य जनपद दुर्ग धम्म. आपको पता है कि धम्म इज रिलेटेड टू अशोका, है ना. इट्स नॉट रिलेटेड टू कौटिल्य, तो यहाँ पे धम्म इज नॉट करेक्ट. कौटिल्य से रिलेटेड भी यूपीएससी में सवाल आ गया था भाई. सेम ही डायरेक्शन में चलता है यूपीएससी का दिमाग, समझ रहे हो. सप्तांग थ्योरी मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे. प्लीज टेक स्क्रीनशॉट्स एंड यू कैन रीड इट. जस्ट टेक स्क्रीनशॉट्स एंड पढ़ लेना. ठीक है, बहुत ज्यादा आई एम नॉट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट बिकॉज इतना तो आपको खुद करना ही पड़ेगा, है ना. मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, टॉपिक्स बता रही हूँ, और मैं कंटेंट भी दे रही हूँ, बट मैं रीड नहीं करूंगी यहाँ पे, सिंपली बिकॉज इतना टाइम है नहीं अपने पास, बहुत कम टाइम बचा है.
Consider the following statements about Ashoka's faith in Buddhism. तो Rumandai pillar inscription, Nigali Sagar pillar inscription provide clear evidence of Ashoka's faith in Buddhism, and Minor Rock Edict 1 gives evidence of sudden change in Ashoka's faith in Buddhism. तो अब कृष्णदेव राया और अशोका ये दो ऐसे किंग्स हैं जिससे हर साल सवाल आना ही आना है. इसका आंसर एक्चुअली ए है. ठीक है, तो बी गलत है, ए वाला जो स्टेटमेंट है रुमनदेई वगैरह का वो सही है. तो अब देखो रुमनदेई पिलर हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है और ये अशोका के पिलर्स की लिस्ट है. ठीक है, कौन से पिलर में क्या लिखा है, जैसे सेकंड पिलर में लिखा है कि डेफिनेशन ऑफ धम्मा क्या है एक्सेट्रा. तो ये इंपॉर्टेंट है चीजें, है ना. नाउ which one of the following variables is or are displayed in population pyramid? population pyramid हम देखते हैं कुछ ऐसा दिखता है ना, नॉर्मल ग्रोइंग पॉपुलेशन. तो एज ग्रुप तो दिखता ही है, वो तो काम है उसका. बाकी इस तरीके से सेक्स इंडिकेटर्स मेल एंड फीमेल भी दिखाए जाते हैं. तो एज सेक्स पिरामिड भी बोलते हैं उसको. सी इज द आंसर. ओके, लेक का नाम दिया है और स्टेट का नाम दिया है. तो आपको बस ये चीज तो पता है कि वेम्बनाड जो है वो केरला में है. तो डी को 2 से अगर आप मैच करोगे तो 2 ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे. बाकी कालीवेली, खाजियार, क्योचोपालरी ये जो है ये लेक्स थोड़ी इतनी ज्यादा रिनाउंड नहीं है, तो अब आगे पूछी जा सकती हैं. आंसर इसका डी है. डी है माने कि ए का 4 है, कालीवेली तमिलनाडु में है. बी का आपका 3 है, खाजियार जो है वो हिमाचल में है. सी का आपका 1 है, क्योचोपालरी सिक्किम में है. वेम्बनाड केरला में है. वेम्बनाड बैक वाटर्स देखते हो ना, कयाल जिन्हें बोलते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा 50-50 पे आ सकता था मामला. चलो, which one of the following is the most important factor for formulation of smog? Environment plus geography का क्वेश्चन है ये. Long winter nights, formation of inversion lid, presence of air pollutant resources, rapid fall in temperature with increasing height above sea level. दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होना चाहिए यहाँ पे. प्रेजेंस ऑफ एयर पोल्यूशन सोर्सेज, क्योंकि स्मॉग बनने के लिए आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, और इन्वर्जन लिड. तो यहाँ पे ज्यादा सुटेबल है आपका इन्वर्जन लिड वाला कॉन्सेप्ट. और स्मॉग हो गया, ओजोन हो गया, ये सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप मल्टीपल टाइम्स एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू रिवाइज देम. ठीक है, ये स्मॉग के बारे में मैंने लिख दिया है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड स्टडी. ठीक है, चलो. Mount Thulier is an important mountain peak of Andaman and Nicobar. It is located where? तो तीनों अंडमान के हैं, एक ऑप्शन निकोबार का है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये निकोबार में ही होगा. अगर नहीं भी पता है तो ये ग्रेट निकोबार में ही है. माउंट थुलियर के बारे में मैंने लिख दिया है. इंडियन ओशन में है, अंडमान सी में है. कंपोज्ड ऑफ पैरेलल रिजेस ऑफ फोल्डेड टर्बिटाइट सैंडस्टोन. ठीक. आइलैंड्स 5 पेरेनियल रिवर्स, गैलेथिया, जुबली, अमृतकौर, दक अनियागन, दक तयाल, ऑल ओरिजिनेट फ्रॉम माउंट थुलियर. और इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. Which one of the following land surfaces has the highest albedo? यानी कि सनरे सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कौन सा करता है? स्नो कवर्ड माउंटेन, बैरन रॉकी पीडमॉन्ट सरफेस, सैंडी डेजर्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट. तो भाई मैंग्रोव तो ऑब्जॉर्व कर लेता है, सैंडी डेजर्ट भी ऑब्जॉर्व कर लेता है, बैरन रॉकी सरफेस भी ऑब्जॉर्व कर लेता है, स्नो कवर्ड माउंटेन जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है. चलिए, एल्बिडो के बारे में मैंने लिख दिया है, यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम हियर. अच्छा, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, क्वेश्चन था, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है. अब ये 4 रेट्स दी हुई हैं, मैक्सिम्स कुछ दिए हुए हैं जो कि ज्यादा स्टडी भी नहीं किए हैं कभी, तो ये क्वेश्चन छोड़ना होता है. बट देख लो, which one of the following terms represents the maxim? No man or person shall be condemned unheard. किसी को भी उसकी बात सुने बिना नहीं पनिश किया जाएगा, आर्टिकल 22 में लिखा है अपने. तो इसका आंसर है एक्चुअली डी, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम. अब देखो, ऑडी माने ऑडियो है ना, अनहर्ड. ठीक है, तो समझ रहे हो, थोड़ा सा आप कर सकते हो इस चीज को. Now, which of the following statements about Speaker of Lok Sabha is not correct? लोक सभा स्पीकर बेसिक वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो अब यहाँ पे he may at any time resign by writing his resignation to the President of India. नहीं, डेप्यूटी स्पीकर. डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को रिजाइन करेंगे, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को रिजाइन करेंगे. सिंपल एज दैट. क्लियर? बी आंसर है इसका. समझ रहे हो कितने बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं और कितने बेसिक आएंगे यूपीएससी में भी. यूपीएससी के पास भी तो बेसिक बेसिक चीजें ही है ना सोचने के लिए. Which one of the following statements about bill for amendment of the constitution is not correct? और amendment of the constitution पे यूपीएससी में भी सवाल आया था. ठीक है, सिमिलर. तो जॉइंट सिटिंग कैन बी रिजॉर्टेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. नहीं, जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए. बेसिक फैक्ट है, तो ये हो गया आपका. बी आंसर है इसका.
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? इट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो ऐसे सवाल आए तो अगले यूपीएससी सीएससी में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे पूछा जाएगा कि प्रोसीजर एग्जैक्टली क्या होता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, एक्सेट्रा। फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग महाजनपदास आइडेंटिफाई द गना और संघा। मगध, वज्जी, अवंती, कोसल। देखो भाई सिंपल सी बात है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। वज्जी इज द आंसर एंड इट वाज एन ओलिगार्की, दैट इज द रूल ऑफ द फ्यू, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन कब आया? बहुत इजी है, 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ये आपको भी पता है। इजी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑर्गेनाइजेशन आर्मी एस्टैब्लिश्ड इन सितंबर 1928 में कौन कौन था? तो भगत सिंह तो थे ही थे, उनकी वजह से एचआरए वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एचएसआरए। जतेंद्रनाथ, अजय घोष, फणींद्रनाथ तीनों ही हिस्सा थे। 1 2 3 4 इज द आंसर। तो एचएसआरए पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, हमेशा एक्सपेक्टेड है। Who among the following did not belong to the group of no changers? No changers या तो ये काउंसिल एंट्री मेकर्स थे, स्वराजिस्ट, या फिर नो चेंजर्स। तो यहाँ पे विट्ठल भाई पटेल जो थे वो एक नो चेंजर थे। तो एम ए अंसारी, चक्रवर्ती राजगोपाली, सी राजगोपालचारी एंड कस्तूरी रंगन अयंगर तीनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बी आंसर है इसका, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ गदर मूवमेंट वर वेयर? देवर एट सैन फ्रांसिस्को। और गदर से यूपीएससी का सवाल भी आया था फिर, ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का। तो सीडीएस में आया और गदर से रिलेटेड एक सीएससी में भी आ गया। चलिए, अब यहाँ पे आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ न्यूज़पेपर्स इज नॉट करेक्टली मैच? नवजीवन महात्मा गांधी ने लिखा था। बाल गंगाधर के बारे में हमें याद, बाल गंगाधर तिलक के बारे में केसरी महारत्ता। बंगाली सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने लिखा था, बट वॉइस ऑफ इंडिया जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं, दादा भाई नावरोजी ने लिखा था। ठीक है, ये थोड़े रिनाउंड लोग हैं, तो आप थोड़ा सा बी सी और तो आपको पता है, क्लियरली पता है। ए और डी में डाउट है तो डी आपका दादा भाई नावरोजी ने। चलिए, ओके, नॉट वाला क्वेश्चन है फिर से, सब्सिडरी अलायंस पे है, नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो यहाँ पे पॉज करके सोच लो क्या है। ally was free to enter into agreements with other rulers or engage in warfare is the wrong answer, क्योंकि the purpose of subsidiary alliance was to make the ally subservient, कि भाई तू हमसे पूछे बिना किसी को भी किसी के साथ भी रिलेशंस नहीं फॉर्म कर सकता है, ठीक। Which one of the following is an exhaustible but renewable natural resource? तो renewable but exhaustible natural resource जो है वो है आपका सोलर एंड हाँ सॉरी एग्जॉस्टिबल है ना, सोलर नहीं है। वाटर एंड यूजेबल कंडीशन अपना एग्जॉस्टिबल है, बट हम रिसाइकिल करके वाटर एंड यूजेबल कंडीशन को बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं। बी आंसर है। यूनिकॉर्न की डेफिनेशन पूछ ली, बताओ, इतना ज्यादा न्यूज में था कि यूनिकॉर्न की डेफिनेशन ही पूछ ली। इट इज एनी प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी विद अ वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन। ठीक है, जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लो, जैसे ही मैंने क्वेश्चन दिखाया पॉज करो, आंसर सोचो एंड देन प्ले द वीडियो। चलो, ओके। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, थोल एंड वाधवान, इनमें क्या कॉमन है? रामसर तो है ही है, ये बर्डिंग साइट्स भी है ही हैं, बट क्या ये सारी नेचुरली फॉर्म्ड वेटलैंड्स हैं? तो नहीं, ये सारे नेचुरली फॉर्म्ड वेटलैंड्स नहीं है। आई थिंक थोल इज नॉट नेचुरली फॉर्म्ड, सो या यस, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी सीडीएस 2022 में ऐसे पूछे गए थे, जिससे यूपीएससी सिविल सर्विसेज में सवाल आ सकता है। टॉपिक्स आपके पास हैं, क्वेश्चन आपके पास हैं, इसे एक पीवाईक्यू रिवीजन सेशन की तरह देखो। आई होप यू डिराइव्ड बेनिफिट आउट ऑफ इट। फाउंडेशन का मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, यू और एनीवन अराउंड यू यू नो दैट इज ट्राइंग हु इज ट्राइंग टू clear the UPSC examination, you can go for our Atmanirbhar course. This is the price and this code LAV10 will help you get the 10% off. क्लियर हो गई बात? चलो, I'll see you all in the next class. हम और भी बहुत सारे एग्जाम्स के बहुत सारे वीडियोस को कवर करने वाले हैं, क्वेश्चंस को, so I'll see you all in the next class.